बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ हार्म, कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए, अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है। हम इस प्रोग्राम को एक प्रीएम्बल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, वो इसको हम सही मानों में थ्रैश करेंगे और इसके तमाम जो पहलू हैं उनको और सॉल्यूशंस भी देंगे। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और माहिरीन से रब्ता करना चाहिए, और उसमें ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे। इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात, शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, क्योंकि जब वो ड्रग्स फिर किसी वक्त इस्तेमाल नहीं करता तो उसको एक रिबाउंड फिनोमेना यानी उसको एक बड़ी शदीद बदमज़गी का एहसास होता है, और ये बदमज़गी का एहसास फिर रोज़ अफजूं होता है और बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख्यालात आने लगते हैं। एग्जेक्टिव स्किल्स हैं जिन्हें हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, जो कि 13 से 19 साल की उम्र के लोगों को आनी चाहिए। खुदकुशी, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आए बर वक्त तो फिर हम इन जीन्स को बीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम हर जुमे को हम आपके लिए लेके आते हैं विलिंग वेज के फोरम से। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो कि विलिंग वेज में CEO भी हैं और एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। उस तरफ उनके साथ नदीम नूर साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि सीनियर काउंसलर हैं। मिस सादिया हैं, डॉक्टर सादिया अकरम हमारे साथ हैं, और मिस सायरा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इधर मिस शुमाइला बतूल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह आज जलवागर हो रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी, हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, और साथ में आमिर हाशिम है उधर, और हमारे ज़बरदस्त किस्म के गुलूकार जो महफिल में रंग डाल देते हैं, सुल्तान साकिब बलोच साहब हैं, मिस नादिया शेख हैं, और उधर म्यूज़िक के लिए हैं असद असगर। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। लाहौर में एक बच्ची ने एक मशहूर दरसगाह में छलांग लगाई और ख़ुदकुशी कर ली। पहले भी वो अपनी पोस्ट्स में इस बात का इजहार कर रही थी कि मैं चली जाऊंगी, या मैं जब नहीं होंगी तो मेरी ये जो साड़ी में तस्वीर है इसको आप याद करेंगे। इस किस्म की बातें करते करते सचमुच उसने अपने जो ड्यूरिंग द सेशन यूनिवर्सिटी चल रही थी, और शी कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग ऑफ ए बिल्डिंग। नाउ दैट वाज वेरी शॉकिंग, and its ripple effect, its shock waves went everywhere। ख़ास तौर पे यूथ जो है वो हिल सा गया, और ज़ाहिर है उनसे जुड़े हुए उनके वालिदैन भी। विलिंग वेज जो है इसका इस ख़बर से कई तरह से राब्ता बनता है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि हम विलिंग वेज एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर भी है, एडिक्शन रिहैब सेंटर भी है, और हमारे पास एक बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ हार्म, डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को ईज़ा देना, और फिर हत्ता कि चलते चलते कुछ वो धमकियां देते हैं, और कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने हमसे इस बारे में सवाल भी किया, बिकॉज दे नो विलिंग वेज कि जितनी भी हमारे लाइव प्रोग्राम्स जाते हैं, हमारी वेबसाइट है, तो उन्होंने कहा है कि क्या ये वाकई मुआशरे में सूरत हाल ख़तरनाक है, बढ़ रही है,
इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, पेरेंट्स इस सिलसिले में क्या करें। और मैं डॉक्टर साहब इस फोरम पे ये कहना चाहूँगा सब जो हमारे इस वक्त नाजरीन हैं कि अगर आप कोई क्वेरी चाहते हैं आप इस प्रोग्राम में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को एक प्रीएम्बल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, वो इसको हम सही मानों में थ्रैश करेंगे और इसके तमाम जो पहलू हैं उनको और सॉल्यूशंस भी देंगे। अच्छा, हिस्टोरिकली इंसान खुदकुशी करता रहा है और ये बड़ा तकलीफ़ दह सा पहलू है इंसानों की ज़िंदगी में, जिसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि दुनिया में हर साल कोई 10 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, जबकि इससे आधी तादाद यानी 5 लाख लोग दूसरों के हाथों जान खो देते हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें दूसरों से उतना ख़तरा नहीं जितना कि अपने आप से ख़तरा है, और इस ख़तरे से हम आंखें मूंद नहीं अब सकते। पिछले कोई 40 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है दुनिया में सुसाइड का बढ़ रहा है या उसकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है। पहले ज़्यादातर सुसाइड को छुपा दिया जाता था किसी और बीमारी की ओड़ में, लेकिन अब चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवेयरनेस की तरफ लाता है, तो अब काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है और ख़ास तौर पर टीन एज में खुदकुशी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर डेलिबरेट सेल्फ हार्म यानी अपने आप को तकलीफ़ देना, इज़ा देना, ख़ास तौर पर रिस्क को कट लगाना या जिस्म पे किसी जगह चोट लगाना, तो ये चीज़ें यकीनन बहुत तकलीफ़ देह हैं। और पिछले 40-50 साल में ये छोटी उम्र में वाक़या होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले खुदकुशी आमतौर पर बड़ी उम्र में ज़्यादा देखी जाती थी, यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र में, पर अब 20 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों में खुदकुशी पाई जाती है। और जाने वाला इस दुनिया से इस अलमनाक तरीके से जाता है, और जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे जो उनके माँ बाप होते हैं उनकी ज़िंदगी को रोग लग जाता है। वो बाज़-औक़ात शेम में मुब्तला हो जाते हैं, बाज़-औक़ात वो एहसास गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बस पहले जैसी नहीं रहती, काफ़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल से दो चार होती है। सुसाइड के बारे में भी देखने में आया कि मरीज़ों में कुछ ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत होती है और उनको उसका कोई हल नज़र नहीं आता, मासवा इसके कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके उस तकलीफ़ से निजात पाएँ। और ये जो बहुत ही तकलीफ़ दे सूरत हाल है, ये अब ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रही है। हालांकि आगाही ज़्यादा है, डिप्रेशन के बारे में आगाही ज़्यादा है। कुछ बीमारियां ख़ास तौर पर मुंसलिक हैं डेलिबरेट सेल्फ हार्म से और सुसाइड से, ख़ास तौर पर जैसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है या एंडोजीनस डिप्रेशन है या एडिक्शन के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ है ये, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी एडिक्शन के मरीज़ या मैनिक डिप्रेसिव या एंडोजीनस डिप्रेशन के लोग करते हैं। और आम आदमी ये समझता है कि ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ बैरूनी हालात से या माहौल से है या किसी के तंग करने से या महरूमी से है इसका ताल्लुक़, लेकिन दर हकीकत साइंस इस बात पे काफ़ी मुत्तफ़िक है कि ख़ुदकुशी एक बीमारी है और ये महज एक नफ्सियाती कैफियत नहीं है बल्कि एक असाबी बीमारी है जिसे हम ब्रेन डिसऑर्डर कह सकते हैं या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसे हम खुदकुशी के नाम से बताते हैं। और ये एक जिस्मानी बीमारी है, यानी जो मरीज़ों से बातचीत करके पता चलता है वो ये है कि ये उनके ब्रेन से ये ख्याल उभर रहा होता है, उनके माइंड से नहीं उभर रहा होता, उनके जहन में नहीं आ रहा होता ये ख्याल, बल्कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये ख्यालात जो हैं बन रहे होते हैं और उभर के उस शख्स को परेशान कर रहे होते हैं जिसका ये मसला होता है। अगर कोई बंदा
अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की बात कर रहा है या अपनी ज़िंदगी खोने की बात कर रहा है, तो उसके साथ कुछ यकीनी संजीदा गड़बड़ है। क्योंकि इंसान कितनी भी तकलीफ़ में हो, कितने भी पसमानदा हालात में हो, कितनी भी महरूमी में हो, ज़िंदगी फिर भी एक प्यारी चीज़ है और इंसान इसको बरकरार रखना चाहता है और इंसान मरना नहीं चाहता। तो जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए। अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है, तो तवज्जो तो हमें वैसे ही सबको देनी चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और माहिरीन से रब्ता करना चाहिए और उसमें ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे। इससे भी सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि ये एक जिस्मानी बीमारी है, क्योंकि ब्रेन भी हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है। उसको एक बीमारी हो जाती है जिसमें खामखा ऐसे ख़यालात जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, उभरना शुरू हो जाते हैं और उस शख्स के सामने आना शुरू हो जाते हैं और वो नहीं जानता कि ये ख़यालात कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़ोर से इस किस्म के ख़यालात आ रहे होते हैं जो उसे अपनी हस्ती मिटाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। और बहस समझाने बुझाने से कोई फौरी कामयाबी मिलने का इम्कान नहीं, लेकिन बातचीत भी बहुत अहम है जब तक कि आप कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद दिला सकें उनको। सो पहली बात तो ये है कि ये एक जिस्मानी बीमारी है, ब्रेन डिसऑर्डर है और इसका इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात, शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना और खुल के सवाल करना और दूसरे को ये कहना कि मैं आपके लिए मयस्सर हूँ या मैं आपके लिए दस्तयाब हूँ और आप कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे ज़रूर एतमाद में लीजिएगा। लेकिन एक फ़ैमिली मिल के अगर अपने होशो हवास पे काबू पाए तो मैच्योरिटी के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ जब बात की जाती है तो बेहतर नताइज निकलते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है और जितना जल्दी ये हो जाए उतना ही बेहतर है और वो एवेल्यूएट कर सकते हैं कि क्या क्या इक़दामात हैं जो कि फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत है। ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल अमेरिका की यूथ में भी बढ़ता जा रहा है, जिनमें फेंटेनिल सर फहरिस्त है। और जो लोग इस किस्म की अद्वियात यूज़ करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं या इलिसिट मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनमें भी रुझान जो है ख़ुदकुशी का बढ़ रहा है। जो इलिसिट ड्रग्स हैं जो लोग मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका एक रिबाउंड इफ़ेक्ट होता है कि जब फिर वो इसे इस्तेमाल नहीं करते थोड़ी देर के लिए तो मूड तेज़ी से क्रैश डाउन करता है। एडिक्शन इसी का नाम है। जब आप ड्रग्स के ज़रिए खुशियाँ चढ़ाना चाहते हैं और आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ चलता है और खुशियाँ उतारने में लग जाता है और डट जाता है, तो ये जो टसल है इसको एडिक्शन कहते हैं। सो जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, क्योंकि जब वो ड्रग्स फिर किसी वक्त इस्तेमाल नहीं करता तो उसको एक रिबाउंड फिनोमेना यानी उसको एक बड़ी शदीद बदमज़गी का एहसास होता है और ये बदमज़गी का एहसास फिर रोज़ अफजूं होता है और बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख़यालात आने लगते हैं। हमारे पाकिस्तान में यूथ में क्या आपको लगता है कि ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, इलिसिट या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो कि मूड मिजाज पर असरअंदाज होती हैं, ये बढ़ता जा रहा है? और क्या इनके पस मंज़र में ख़ुदकुशी या सेल्फ हार्म या इस किस्म की चीज़ें भी बढ़ रही हैं? डॉक्टर्स जो अद्वियात देते हैं उनमें से कुछ किस्म ऐसी किस्म की अद्वियात भी हैं जो कि दर्द को ख़त्म करके इक्तफ़ा नहीं करती, यानी वो पहले दर्द को ख़त्म करती हैं और फिर मज़े का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की एडिक्शन इसी रास्ते से होती है
जिसका आजकल अमेरिका में भी बहुत गलगला है जी। लेकिन इनका बड़ा आसान सा हल है जो डॉक्टर्स कर सकते हैं कि जब इमरजेंसी में किसी के दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं तो दर्द को ख़त्म करें, उसे मज़े की लहरें लेने के लिए ना छोड़ दें, उसके मज़े को, उस ड्रग के मज़े को किल करना पॉसिबल है और वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि ऐसी अद्वियात से वो मज़ा किल हो सकता है जिससे कि जो दर्द कुछ असर है या जो स्ट्रेस ख़त्म करने का असर है वो भी बढ़ जाता है। सो काफ़ी और भी फ़ायदे हैं एक मेजर ट्रैंक्विलाइज़र को साथ में ऐड करने के। तो जो ज़्यादातर किडनी पेन का शिकार होते हैं लोग या माइग्रेन का शिकार होते हैं और वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं तो उनका एक कैजुअल कांटेक्ट होता है डॉक्टर से, यानी उन्होंने उस डॉक्टर को फिर शायद नहीं मिलना होता और वहाँ पे रश भी होता है तो डॉक्टर्स भुगताना शुरू कर देते हैं पेशेंट्स। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कोताही है कि मरीज़ को एक ऐसा मज़ा चखा देना जी कि जिसे वो भूल ना पाए और जिसे फिर वो याद करता रहे और फिर ऐसे हालात बनाने में खुद ही मुआवन हो कि दोबारा वो टीका लगने तक नौबत आए। क्या ये शेम भी कहीं ना कहीं बीमारी में शामिल हो जाता है जो कहीं अंदर छुपा होता है और एकदम से बाहर निकलता है जो अपनी जान लेने पे तो बंदा तुल जाता है? सर इससे साइंस मैं एक अटैच करना चाहूँगा सवाल। पिछले साल या 2 साल पहले एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन, उन्होंने भी ऐसा पता लगा खुदा जाने बेडरूम में क्या हुआ, उन्होंने ख़ुद को भी मार दिया और अपनी बीवी को भी मार दिया। इंसान की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके पीछे एक फौरी ट्रिगर होता है। हमारे यहाँ ख़ुदकुशी के कम होने की एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ एक रासिख अक़ीदा है कि ये हराम मौत है, तो लोग ख़ुदकुशी की अर्ज होने के बावजूद से रेजिस्ट करते हैं उस वक्त तक जब तक कि उन्हें कोई मदद भी मिल जाती है। जो डेलिबरेट सेल्फ हार्म है ये एक मिनी सुसाइड है ठीक। और ऐसे लोग जो डेलिबरेट सेल्फ हार्म करते हैं या अपने रिस्क को काटते हैं या जिस्म पे ज़ख़म लगाते हैं तो ये तो बहुत वाज़े ऐसे केसेस हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इन निशानियों के बगैर भी जो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि ये भी कोई ज़िंदगी है, एदे नालों ते बंदा मारी जाए, तो ये भी एक छोटी सी अलामत है कि वो डिप्रेशन या संजीदा डिप्रेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी ये लोग कर रहे होते हैं जिससे हमें क्यों मिल जाता है, जैसे वो अपनी कीमती चीज़ें लोगों में बांट रहे हों, जैसे इशारे कनाए में वो बातें कर रहे हों किसी लंबे सफ़र पे जाने के लिए, या अपने बहुत सारे कसूर गिनवा के अपने आप को काबिल सज़ा करार दे रहे हों। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए। सर ये यंगस्टर्स जो हैं, मैं फ़िल्म की तरफ बाद में आऊँगा, यंगस्टर्स जो हैं उनका दिल जो है बड़ा नाजुक सा होता है और वो चाहते हैं कि दिल किसी को दे दें या किसी का दिल ले लें और ऐसे में कहीं ठोकर लग जाती है, दिल टूट जाता है, उसकी वजह से भी कई लोग जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचने लगते हैं। जब बंदा यंग होता है तो उसका दिल, मेरे ख्याल से व्हेन यू आर यंग आपका दिल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो फिर ये क्या वजह है कि ये दिल आखिर किसी को देना कि अपने पास रखें? मैं देखिए ये मैं खुदकुशी के हवाले से, सेल्फ हार्म के हवाले से, तो वो एक बहुत ऊंची, क्योंकि जब आप किसी को दिल देते हैं और वो आपका दिल तोड़ता है, फोड़ता है, तो फिर खुदकुशी की बातें आ जाती हैं सर। तो अपने पास ही रखे बंदा। दिल बेलगाम है मगर उसको जो है बेलगाम को लगाम देनी चाहिए। लड़कों में, मेल्स में प्रोपेंसिटी सुसाइड की फीमेल से ज़्यादा है। इसका कोई टेस्टोस्टेरोन को रिलेशन भी है, इसका जो है ये कि भाई कोई आइसोलेटेड है, कोई सोशल आउटकास्ट है, कोई लोगों से हट गया है, पीछे हट गया है, इन चीज़ों से भी कोई ताल्लुक़ है जो लोग ये स्पेकुलेशंस हैं। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर सुसाइड के इर्द गिर्द बहुत सारी मिथ्स हैं। साइंस ने जो वजूहात ज़्यादा एक्सप्लोर की हैं वो कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स के हवाले से हैं और जो नया फिनोमेना उसमें ऐड हुआ है वो एडिक्शन का फिनोमेना है जो पिछले 50 साल में दुनिया भर में एडिक्शन का रुझान ज़्यादा हुआ है। तो ये डबल जेपर्डी है, जब किसी को मूड डिसऑर्डर हो और वो एडिक्शन
का शिकार भी हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो इस तरह ख़ुदकुशी की राह हमवार होती है। फिर मुआशरे में इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो शिकायतें तो उसको होती ही हैं, महरूमियाँ भी हैं जी, कोई उसे तंग भी कर सकता है, और ये फैक्टर ट्रिगर के तौर पर अचानक ख़ुदकुशी को कल्मिनेट कर देते हैं। सो बहुत से लोग आप मुआशरे में ऐसे भी देखते हैं जो बज़ाहिर आपको भले चंगे लगते हैं, फिर अचानक एक दिन सुनते हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली और कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। एग्जेक्टिव स्किल्स हैं जिन्हें हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, जो कि 13 से 19 साल की उम्र के लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो ऑपरेटस है एग्जेक्टिव स्किल्स सीखने के हवाले से वो 10-11 साल की उम्र तक पूरा फुली मैच्योर हो चुका होता है। और अगर बाकायदा से जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरी नज़र में हो सकता है जो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, मैट्रिक से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, और वो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर एक इम्पॉर्टेंट स्किल है इम्पल्स कंट्रोल, कि अगर आपके दिल में अचानक कोई तमन्ना जागी है तो आप उस पर काबू पा सकें। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर वर्किंग मेमोरी है जो एग्जेक्टिव स्किल्स के अंदर आती है, कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और आपको भूले ना कि आप की जिम्मेदारियां किसी ख़ास मौके पे क्या हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जेक्टिव स्किल है वो अपने ऊपर नज़र रखना, अपने बिहेवियर पे ऐसे नज़र रखना कि जैसे हम दूसरों के बिहेवियर पे नज़र रखने के काबिल होते हैं, तो अपने बिहेवियर पे नज़र रखना, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारी आंखों का रुख बाहर की तरफ है। काश हमारी 4 आंखें होती जिनमें से 2 का रुख बाहर की तरफ और 2 का रुख अंदर की तरफ होता, तो हम शायद अपने बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरह अपनी नज़र में रख सकते और उसको काबू में रख सकते। क्या है कोई ऐसा तरीका कि उसको पहले से पिन पॉइंट किया जाए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका कोई हल तदारुक हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकती है? बहुत अहम सवाल है आपका। जो ख़ुदकुशी का मामला है या दीगर प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस का मामला है, जैसे डायबिटीज़ है फॉर दैट मैटर, या हार्ट डिजीज़ है, ख़ुदकुशी, शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आएँ बर वक्त, ये भांपते हुए कि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं डायबिटीज़ की या शिज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो फिर हम इन जीन्स को बीट कर सकते हैं। अगर हम अपने ख़ानदानों पर नज़र डालें, अपने ननिहाल ददिहाल पर नज़र डालें, अपने खाला मामू और चचा ताया पर और फूफो पर नज़र डालें और छुपी हुई चीज़ों को देख लें, छुपी हुई कमज़ोरियों को पहचान लें, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी पे और अपने बच्चों की ज़िंदगी पे इस नज़रिए से काम करें कि ये जेनेटिक जो स्ट्रेंथ है इसको हमने कैसे कमज़ोर करना है और कैसे इन बीमारियों से हमने बचे रहना है। तो ये ऐन मुमकिन है। इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैं अब भी बड़े आराम से खुल के बात कर सकता हूँ कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। मुझे कोई ना कोई रफूगरी का मौका मिल ही जाता है, कोई ना कोई मुझे बेहतरी का मौका मिल जाता है और पता चलता है कि अभी और भी बहुत काम बाकी है। इनमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरी जीन्स में कुछ है तो वो मेरा कसूर नहीं है, पर मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जीन्स में या विरासत में आपको अच्छी बुरी सब चीज़ें मिलती हैं जी, और जैसे आप अच्छी चीज़ों को बाजू खोल के मिलते हैं तो आप बुरी चीज़ों की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, फिर आप फरार इख्तियार नहीं करते। जो शख्स ख़तरे में है और कदम ब कदम ख़ुदकुशी की तरफ बढ़ रहा है और आगे कहीं जाके इस हादसे के होने का इम्कान है, तो इनके दरमियान फ़र्क कैसे वाज़िया किया जाए? वो क्या इसी इलामात हैं? आई अंडरस्टैंड कि आज का प्रोग्राम तो एक इब्तदाइये का दर्जा रखता है और अगले प्रोग्राम में आप और हम सब खुल के इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन अगर चीदा मुख्तसरन बतला दें तो कुछ वाज़ेह हो जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसा अचानक नहीं होता, ख़बर अचानक आती है। सिग्नल दे रहा होता है, जो चीज़ जो अजियत से गुज़र रहा होता है वो कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन दूसरे लोग खुशफहमी में रहना चाहते हैं।
वो उन सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे होते, उन्हें मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि ये कोई आसान मौजू नहीं है जिस पे हर कोई बात कर सके। तो अगर लोग चाहते हैं कि किसी से इस मौजू पे बात करना, तो वो अगर गूगल पे जाके लिखें कि अगर आपको ये शक होता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई अजीज़ ख़ुदकुशी के ख़यालात से गुज़र रहा है और इस तकलीफ़ से नबर्दाज़मा है, तो उससे कैसे बात की जाए, तो आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आंखें खुली रखना और दाएं बाएं अपने अजीज़ों कारब से, अपने बच्चों से तबादला ख़यालात जारी रखना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और बाज़ औक़ात हम बात करते हुए डरते हैं कि बात बिगड़ ना जाए, लेकिन बात करने से बात उतनी दफ़ा नहीं बिगड़ती जितना कि बात ना करने का जो डर है उससे बात बिगड़ती है। अभी भी जो सबसे आला इंसानी खसूसियत है वो सोचना और बात करना है, और इसी की हिफाजत करने की ज़रूरत है और इसी को नर्चर करने की ज़रूरत है। यानी हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बस वही है जो कि हमारी बातचीत की क्वालिटी है। अगर हम ज़िंदगी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं ताकि ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो, तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो बातचीत की स्किल है, और इसमें बात करना और बात सुनना दोनों शामिल है। यानी हमें इस दर्जे बातचीत सीखने की ज़रूरत है कि बातचीत करने से हमें डर लगना ख़त्म हो जाए। जिस स्टूडेंट की हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की जो है उसमें आ रही हूँ, आई नीड अटेंशन, और लोगों ने उसको उस पर बुली भी किया। अब ये सीन है कि वो तो शी वाज स्पीकिंग लाउड कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन देखिए उसके केस में क्या हुआ, मतलब उन्होंने फिर भी जो है नोबडी रीच्ड आउट। वो तो इतना इजहार कर रही थी अपनी तकलीफ़ का, लेकिन बाज़ लोग इतना इजहार नहीं कर सकते और उनकी चीखें लोग सुन नहीं पाते क्योंकि वो बेआवाज़ होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग इसलिए भी बात नहीं करना चाहते ऐसे टॉपिक्स पे किसी फैमिली मेम्बर के साथ कि बात करने के बाद आप पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो जो ज़िम्मेदारी से फ़रार का पहलू है, हमें इस पर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो रिश्ते नाते होते हैं उसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हम औलाद को दुनिया में लाने का बायस बनते हैं तो फिर हमें मुस्तक़िलन इस रिश्ते को नर्चर करने की ज़रूरत होती है, इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। और जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो तवज्जो है, वो मोहब्बत है जो आप अनकंडीशनल अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं या दोस्त अहबाब में से किसी को दे सकते हैं। और मोहब्बत से भी ज़्यादा कीमती एक चीज़ और है जिसे हम अनकंडीशनल इज़्ज़त कहते हैं, यानी बुनियादी इज़्ज़त, जिसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द तमाम लोग क्वालिफाइड हैं उस बुनियादी इज़्ज़त के हवाले से। अगरचे हमारे उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, अगरचे हमारे और उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इंसान होने के नाते वो प्री क्वालिफाइड हैं कि हम उनको अनकंडीशनल रिगार्ड दें। अब यूँ समझें कि जो शख्स भी ये ख़ुदकुशी के नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो उसके अंदर डबल डायलॉग चल रहा होता है। एक अंदर से आवाज़ उठती है जो उसे कह रही होती है कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी अजियत का, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो तो इससे निजात पाओगे। और दूसरी आवाज़ उठ रही होती है जो कि काउंटर दलाइल दे रही होती है और बता रही होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है, तुम अभी रुक जाओ। और आप समझें कि बाहर से एक हमदर्द के तौर पर या फैमिली मेम्बर के तौर पर या दोस्त की हैसियत से हम अपना वज़न उस आवाज़ के साथ मिला सकते हैं जो कह रही होती है कि उम्मीद बाकी है, अभी किरणें हैं। और ये जो बैलेंस है उसको हम टिल्ट कर सकते हैं ज़िंदगी की तरफ, क्योंकि अंदर कई दिनों से या कई हफ्तों से या कई महीनों से अगर ये स्ट्रगल चल रही है तो इसका मतलब है कि दोनों आवाज़ें तकरीबन बराबर बराबर चल रही हैं और अभी तक उस आवाज़ का पलड़ा भारी है जो ज़िंदगी की तरफ बुला रही है। तो आपका एक थोड़ा सा सहारा भी, उधर आप वज़न अगर डालेंगे, ज़िंदगी की तरफ वज़न डालेंगे, रोशनी की तरफ अगर वज़न डालेंगे
और उम्मीद की कोई किरण आप दे देंगे, अपनी दस्तयाबी का जिक्र कर देंगे या प्यार से गले लगा लेंगे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जी सायरा, आप पूछना चाह रही थी कुछ? कुछ लोग जस्ट ब्लैकमेल करने के लिए और मतलब अटेंशन सीख करने के लिए भी ये बोल देते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो कितने % चांसेस है कि वो वाकई में कर लेंगे? इस बात को कोई डेफिनेटली नहीं बताया जा सकता कि कितने % चांसेस हैं, लेकिन जो शख्स भी अपनी कोई बात मनवाने के लिए भी ये कह रहा है, धमकी दे रहा है, या जिसे आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये तो तय है कि वो भी बीमार है। अगरचे उसकी बीमारी उसको खुदकुशी की तरफ तो नहीं ले जा रही, लेकिन उसकी बीमारी उसको मैनिपुलेशन की तरफ ले जा रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो अपनी बात मनवाने के लिए थ्रेट्स करता है, चाहे वो थ्रेट्स अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से हो या किसी दूसरे की ज़ात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से हो, तो जो थ्रेट्स कर रहा है, जिन्हें हम वीटो थ्रेट्स भी कहते हैं, जब कोई हमारे प्यार को देखते हुए अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा होता है, और वो जो आप कह रहे थे दिल लेने देने की बात, तो यंग लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि अपने तमन्ना को या अपनी डिज़ायर को अच्छे लफ्ज़ों में बयान करने की बजाय वो क्विक फिक्स ढूंढते हैं कि कोई एक धमकी दे दें कि अगर तुमने मेरी ये ना बात मानी तो मैं फिर फ़ौरन अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन जो कोई भी ये पसमानदा रवैये ज़ाहिर कर रहा है, मदद की ज़रूरत तो उसको बहरहाल है, और जब आप मदद देते हैं तो रिस्पेक्ट को बीच में ज़रूर रखिए, क्योंकि मदद लेने वाला पहले ही तही दामन है। और अगर आप किसी को मदद भी ऐसे दें कि उसे लगे कि आप कोई तौहीन अमेज़ तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे बेहतरी की कोई सूरत नहीं निकलती। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, ये क्योंकि ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हमने आज एक बुनियादी सी गुफ्तगू की और कई पहलू वैसे इसके हमने छेड़े भी और समझे भी और जाने भी, और ये जो मौजू चल रहा है, मुआशरे में चल रहा है, हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, और सब इसकी तरफ बातचीत कर रहे हैं, और ये भी एक मर्ज़ की सूरत में फैल रहा है। इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को भी ये प्रोग्राम करेंगे। सुसाइड प्रिवेंशन की, ख़ुदकुशी को कैसे रोका जाए, अलामात क्या हैं, कहाँ पे इसके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात, इस पर हम दोबारा भी प्रोग्राम विलिंग वेज के फ़ोरम पे करेंगे। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये चीज़ हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और उसको टू निप द ईवल इन द बड, जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है उसी वक्त उसकी तरफ अगर तवज्जो कर दी जाए तो कम अज़ कम कोलैटरल डैमेज होता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मगर जाते हुए हम मूड चेंजिंग, जिस तरह गेम चेंजिंग होती है, गेम चेंजर होता है, इस तरह एक मूड चेंजर गाना हम सुल्तान साकिब बलोच को कहेंगे कि हमें सुनाएं। और आपकी तवज्जो का, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। Over to you, Sultan Saqib Baloch, and from our side, from Willing Ways Forum, thank you for watching us and being with us. Allah Hafiz.